बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11B है मैक्रोस्कोपिक डिफॉर्मेशंस। मैक्रोस्कोपिक डिफॉर्मेशंस मैक्रोस्कोपिक डिफॉर्मेशंस स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर इज शोन इन द फिगर। ये सेमी क्रिस्टलाइन मटीरियल है। सेमी क्रिस्टलाइन जैसे PVA है, पॉलीविनाइल अल्कोहल, सेमी क्रिस्टलाइन है। सेमी क्रिस्टलाइन मटीरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्ट्रेस है अलोंग वाई एक्सेस और स्ट्रेन अलोंग एक्सेस है, एक कर्व है। और साथ में जो स्पेसिफिक सैंपल्स हैं उनकी पिक्चर्स भी डिफरेंट पॉइंट के ऊपर दिखाई गई है। और आप देखेंगे कि ये वाला जो पहला रीजन है, जो इलास्टिक रीजन होता है, जहाँ पर हुक्स लॉ ओबे होता है, वहाँ पर स्ट्रेस लगाई जा रही है, उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है। जितनी स्ट्रेस है उतनी स्ट्रेन है, हुक्स लॉ ओबे करता है। और देखें इसके अंदर कोई नेक नहीं बनी। ये पहली, ये दूसरी इसकी स्पेसिमेन की पिक्चर और ये तीसरी। और जैसे ही ये देखें, ये इसका यील्ड पॉइंट है, जैसे ही यील्ड पॉइंट क्रॉस किया स्पेसिमेन के अंदर एक नेक बन गई। और फिर ये इसका अपर यील्ड पॉइंट है, ये इसका लोअर यील्ड पॉइंट है। तो जैसे ही इसके अंदर स्ट्रेस बढ़ती गई, ये तकरीबन इसमें स्ट्रेन जो है वो कांस्टेंट रही और ये नेक बनी हुई थी। और ये नेक इलोंगेट होती गई और बिल आखिर एक फ्रैक्चर पॉइंट पर पहुंच गए। तो ये इसका बिहेवियर है सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर का। Schematic diagram of semi-crystalline polymer is shown in the figure. The tensile stress strain curve for a semi-crystalline material that was initially undeformed is shown in the figure. ये इनिशियल थी, इनिशली अनडिफॉर्म थी। अनडिफॉर्म्स के बाद फिर इसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस की गई और विद इन इलास्टिक लिमिट रहे। तो जब तक हम विद इन इलास्टिक लिमिट रहे, इसके अंदर कोई नेक इंट्रोड्यूस नहीं हुई। यहाँ तक आप देखें तो यहाँ तक ये जो रीजन है ये होगा हुक्स लॉ, यहाँ तक ओबे करेगा। स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन रहेगी। ये एक दूसरा रीजन है, ये वाला, ये भी इलास्टिक रीजन है। इस रीजन के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, कोई और रिलेशनशिप होगा, लेकिन मटेरियल आपका इलास्टिक ही रहेगा। और ये जो पॉइंट है, ये आखिरी पॉइंट है, इलास्टिक रीजन का लास्ट पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। और स्ट्रेस की इस वैल्यू को यील्ड पॉइंट के ऊपर हम कहेंगे यील्ड स्ट्रेंथ, और इस पॉइंट को हम कहेंगे अपर यील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट भी हम कह देंगे। और फिर इसके अंदर एक लोअर यील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट भी आएगा। द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पेसिमेन प्रोफाइल। स्पेसिमेन प्रोफाइल्स भी दिए हैं, ये देखिए ये स्पेसिमेन प्रोफाइल है, यहाँ पर दी हुई है स्पेसिमेन प्रोफाइल है। तो हर पॉइंट के ऊपर स्पेसिमेन प्रोफाइल्स भी दी हुई हैं एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डिफॉर्मेशन। Both upper and lower yield points are evident on the curve, which are followed by a near horizontal region. ये upper yield point है, ये lower yield point है, और ये जो region है ये तकरीबन horizontal region है। और उसके बाद फिर फ्रैक्चर पॉइंट रीच कर जाता है, और फ्रैक्चर पॉइंट के बाद ये कर्व जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे ज़ीरो के साथ आके मिल जाती है। At the upper yield point, a small neck forms within the gauge section of the specimen. अगर आप देखें तो इसमें कोई नेक नहीं है, इसके अंदर कोई नेक नहीं है, लेकिन अपर यील्ड पॉइंट के ऊपर एक स्मॉल नेक बन गई है। और आप देखें तो यही नेक जो है वो इलोंगेट हो रही है। ये देखें जैसे जैसे आप स्ट्रेस को बढ़ाते जा रहे हैं, स्ट्रेन बढ़ती जा रही है और इसकी जो नेक है वो इलोंगेट हो रही है। मेटल्स में इस तरह नहीं होता, मेटल्स के अंदर नेक लंबी नहीं होती जाती। मेटल के अंदर जो नेक है वो बारीक होती जाती है, थिन होती जाती है, और फिर वो ब्रेक हो जाती है, फ्रैक्चर पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है। तो मेटल और पॉलीमर्स में ये बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्यों डिफरेंट है, इस तरह क्यों होता है, इन्हीं स्लाइड्स में आगे जाके वो बताएगा कि ये इस तरह क्यों होता है, कि इसकी जो नेक है वो किस तरह क्यों इलोंगेट होती जाती है और वो फिर वो बारीक होकर टूटती क्यों नहीं है, यहाँ पे उसने बताया हुआ है। विद इन दिस नेक, इस नेक की अब बात हो रही है, जो यील्ड पॉइंट पर क्रिएट हुई थी, इस नेक की बात हो रही है। विद इन दिस नेक द चेन बिकम्स ओरिएंटेड। होता क्या है एक्चुअली ये होता है कि ये आपका स्पेसिमेन है, ये देखें ये स्पेसिमेन है, और यहाँ पे क्लैंप लगाए हुए हैं और यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट हो रही है।
आउटवर्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ लग रही है, यहाँ पर दूसरा क्लैंप है और एक एंड को इधर से खींचा जा रहा है और दूसरी एंड को पॉलीमर के एंड को इधर खींचा जा रहा है। इसके अंदर इलोंगेशन प्रोड्यूस हो रही है। विद इन दिस नेक द चेन बिकम्स ओरिएंटेड। अब इस नेक में क्या होता है कि ये जो चेन्स हैं आप देख लें, ये जो पॉलीमर की जो चेन्स हैं ये फोर्स के साथ ओरिएंट हो जाती हैं, फोर्स की डायरेक्शन में आ जाती हैं। पहले तो जो चेन्स हैं वो अब इसमें आप देख सकते हैं ये इसका सेमी क्रिस्टलाइन है, ये इसका क्रिस्टलाइन रीजन है, ये इसका अमॉर्फस रीजन है। ये आप देख लें ये क्रिस्टलाइन रीजन है, ये इसका अमॉर्फस रीजन है, ये इसका क्रिस्टलाइन रीजन है, ये अमॉर्फस रीजन है और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस रीजन है। ये अमॉर्फस रीजन के अंदर जो पॉलीमर चेन्स हैं ये फ़ोर्स के साथ अलाइन हो जाती हैं। जैसे ही ये फ़ोर्स के साथ अलाइन हो जाती हैं ये एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करती हैं और रेजिस्ट करने के नतीजे में ये देखें ये स्ट्रेट लाइन इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोड्यूस हो जाती है, बजाय इसके कि ये कर्व यूँ नीचे आती जाती और यहाँ पर ब्रेक हो जाती। ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि इन्होंने एक रेजिस्टेंस शो की है एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट और एक स्ट्रेट लाइन जो है वो अकर हुई है प्लास्टिक रीजन के अंदर। विद इन दिस नेक द चेन बिकम्स ओरिएंटेड, दैट इज़ चेन एक्सिस becomes aligned parallel to the elongation direction, a condition that is represented schematically in this figure D, which lead to localized strengthening। इससे क्या हुआ है, localized strengthening प्रोड्यूस, एक फोर्स क्रिएट हुई है जो एक्सटर्नल फोर्स को अपोज कर रही है, कि रेजिस्टेंस क्रिएट हुई है इसके दरमियान कि ये जो चेन्स हैं ये फोर्स के साथ अलाइन हो गई हैं और उन्होंने फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट किया है। कंसिक्वेंटली देयर इज़ ए रेजिस्टेंस टू कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन। कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन जो बाहर की तरफ फोर्स लग रही थी तो उसके दरमियान एक रेजिस्टेंस कंटिन्यूड रेजिस्टेंस आई है। एंड स्पेसिमेन इलोंगेट्स प्रोसीड्स बाई प्रोपेगेशन ऑफ दिस नेक रीजन अलॉन्ग द केज लेंथ। और इसके नतीजे में क्या हुआ है कि ये जो नेक रीजन है ये इलोंगेट हो गया, यहाँ पर इसकी इलोंगेशन बढ़ गई, यहाँ पर नेक रीजन की और इलोंगेशन बढ़ गई, यहाँ पर नेक रीजन की इलोंगेशन और बढ़ गई, यहाँ पर नेक रीजन की इलोंगेशन और बढ़ गई है। द चेन ओरिएंटेशन फिनोमेना इज़ अकम्पनीड बाई नेक एक्सटेंशन। ये चेन ओरिएंटेशन है वो नेक एक्सटेंशन का बायस बनी है। इसमें जैसे जैसे वो फोर्स लगाते गए चेन्स की जो ओरिएंटेशन है वो फोर्स के साथ होती गई और एज रिजल्ट क्या हुआ, नेक एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गई। द टेंसाइल बिहेवियर मे बी कंट्रास्टेड टू दैट फाउंड फॉर डक्टाइल मेटल। ये जो बिहेवियर है ये डक्टाइल मेटल के साथ, ये मेटल्स हैं डक्टाइल मेटल के साथ इसका जो बिहेवियर है वो कंट्रास्ट बिहेवियर है, बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर है। और कंट्रास्ट में आप देख सकते हैं ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है और टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद यहाँ पर आप देखें इसमें एक नेक प्रोड्यूस हुआ है और फिर ये जो नेक है ये थिन होता गया और बिल आकर फ्रैक्चर पॉइंट को रीच कर गया। जबकि पॉलीमर्स में इस तरह नहीं है, ये जो नेक है ये लॉन्गेट होती गई और इसमें जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती गई, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बढ़ती गई और फ्रैक्चर पॉइंट पर इसकी जो स्ट्रेस की वैल्यू है, मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू है जो टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, वो बढ़ गई और फिर उसके बाद अचानक ये फ्रैक्चर पॉइंट को पहुंच गया। इन विच वंस ए नेक हैज़ फॉर्म्ड ऑल सब्सिक्वेंट डिफॉर्मेशन इज़ कन्फाइंड टू विद इन द नेक रीजन। तो इसमें ये वही बताया जा रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ बिहेवियर में बी कंट्रास्टेड टू दैट फाउंड फॉर डक्टाइल मेटल्स in which once a neck has formed, all subsequent deformation is confined to within the neck region। इसकी बात कर रहा है, मेटल्स की बात कर रहा है कि मेटल्स में ऐसा होता है कि once the neck is formed, कि जैसे ही एक दफ़ा नेक बन गई all subsequent deformation, जितनी भी डिफॉर्मेशन होनी है is confined to within the neck region। जितनी डिफॉर्मेशन होनी है वो सारी की सारी नेक रीजन की होनी है, यानी नेक रीजन जो है वो क्या होता जाएगा, थिन होता जाएगा और बिल आखिर जो मेटल है, जो डक्टाइल मेटल है वो ब्रेक कर जाएगा। लेकिन पॉलीमर्स में इस तरह नहीं होता, इसके अंदर एक जो नेक बन गई है और वो जो नेक है वो इलोंगेट होती जाती है
और इसके अंदर जो पॉलीमर चेन्स हैं वो फोर्स के साथ अलाइन होती जाती हैं और एज रिज़ल्ट इसकी जो नेक है वो लॉन्ग से लॉन्ग होती जाएगी और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी। जबकि मेटल्स के अंदर ये बिहेवियर बिल्कुल भी डिफरेंट सा है।